हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगेन मैं तुम्हारे लिए फिर से जो तुम्हारी बुक 1 है उसका जो चैप्टर 2 है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका एक मैं रिवीजन लेक्चर लेके तुम्हारे सामने आया हूँ। कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने, वो मैं तुम्हें शेयर करूंगा। तुम लोग ये नोट्स पढ़ना अच्छे से, देखो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं, मुझे बताना बाद में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्या क्या चीजें बनाई जाती है, कौन पार्टनर बनता है, कितने बनते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारा स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो, कैन माइनर बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। ना, माइनर का मतलब क्या होता है, जो 18 साल से उम्र से कम होते हैं उसको हम कहते हैं माइनर। तो अगर एक बार अगर ये क्वेश्चन देखे तो हमें यही लगता है कि नहीं, माइनर को क्यों लेंगे हम लोग, जैसे छोटा बच्चा है इसको थोड़ी हम पार्टनरशिप में लेंगे। लेकिन देखो, इसका आंसर है यस। यस मतलब क्या लिखना है इसमें, कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ए माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट है, कंसेंट का मतलब ये होता है कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री है तो हम एक माइनर को एक फर्म में पार्टनर के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि माइनर जो भी होगा वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेगा, कभी भी लॉस में शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा बस, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज हम नहीं पे करते हैं। अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन पे हम लोग 6% पर एनम पे करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में क्या होगा, इक्वल। एक एग्जांपल से ये समझेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर demand interest on capital at the rate of 10% per annum and share of profit in the capital ratio. Y has devoted full time to run the business and demands a salary of 5,000 and demands interest on loan of rupees 50,000 advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum. Now इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अब X ने ज्यादा पैसा लगाया, वो बोल रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नहीं मिलेगा। प्रॉफिट को उसको किस में बांटना है, कैपिटल रेशो में नहीं बटेगा, वो किस में बटेगा, तो इक्वल रेशो में बटेगा। वाई ने फुल टाइम दिया बिजनेस चलाने के लिए और वाई डिमांड कर रहा है सैलरी को, नहीं मिलेगा। वाई इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रहा है, यस मिलेगा, लेकिन उसको मार्केट रेट से नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, फॉर्मेट बहुत कंपलसरी है याद रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया लेकिन फॉर्मेट तुम्हें नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे अंदाज से कुछ नहीं ठोक सकते, जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। अब पार्टनर्स के लिए जो जो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो जो एक्सपेंस है वो हम लिखते हैं डेबिट साइड में, और जो इनकम है वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आ गया। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर rent paid to a partner is a charge against the profit. Now charge against the profit क्या होता है कि ये मेरा जो रेंट है वो कंपलसरी खर्चा है, भले ये मैं पार्टनर को पे कर रहा हूँ। अगर मैं पार्टनर से मैंने जगह नहीं ली होती तो मुझे कहीं बाहर से जगह लेनी होती, तो वो रेंट तो मुझे कंपलसरी क्या करना है, पे करना ही है। तो याद रखना, रेंट पेड टू ए पार्टनर क्या होता है, इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। इट इज देयरफॉर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आ सकता है क्वेश्चन के, रेंट पेड टू पार्टनर, इट इज वेयर इट इज रिकॉर्डेड, तुम्हें याद रखना इट इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एज द केस में भी। मतलब एक तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सेकेंड इफेक्ट कहाँ देना है, या तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
फिर हमने देखा था कैपिटल। कैपिटल में दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो चीज बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। Now, if fixed capital method is followed, all the entries other than related to capital are to be recorded in the current account. अगर हम fixed capital method follow करते हैं तो सारी की सारी entries सिर्फ capital की entries को छोड़कर हमें सब कहाँ करनी है, current account में करनी है। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो सारी की सारी एंट्रीज हमें कहाँ करनी है पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट में करनी है। फिर आता है टॉपिक अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली जो पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज, तो जब वो पैसा लगाते हैं तो फर्म उनको इंटरेस्ट पे करती है, और जब वो पैसा निकालेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। करेक्ट ना? अब पार्टनर का तो फिक्स तो है नहीं, जब हो सकता है उसको एक तो फिक्स अमाउंट निकाले या फिर उसको जब पैसे की जरूरत पड़े तब वो निकाले। तो इसमें हमें अलग अलग चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ये याद रखना कि अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है और वो भी टाइम ड्यूरेशन जो है उसका वो भी अगर फिक्स्ड है, देखो समझना दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक तो फिक्स्ड अमाउंट और दूसरा जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि या तो वो मंथली विड्रॉ करेगा, क्वार्टरली विड्रॉ करेगा या हाफ ईयरली विड्रॉ करेगा। अगर ये अमाउंट और टाइम पीरियड अगर इसका फिक्स्ड है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू नंबर ऑफ मंथ। ये नंबर ऑफ मंथ जो लेना है वो अपने को इस टेबल से लेना है। ये टेबल हमने बार बार पढ़ा है क्लासेस में, है ना? तो याद रखना, मंथली अगर हम मंथली विड्रॉ करते हैं या क्वार्टरली विड्रॉ करेंगे या हाफ ईयरली विड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन में हमें और तीन चीज दी होगी कि या तो हमने बिगनिंग में विड्रॉ किया है या मिडिल में विड्रॉ किया है या फिर एंड में विड्रॉ किया है। ये याद रखना। तुम्हें याद कैसे रखोगे? मिडिल वाले को याद कर लो, 6 और हाफ ईयरली है तो 3। अब मंथली और हाफ ईयरली के लिए क्या करना है तुम्हें? ऊपर 0.5 प्लस करना है, नीचे 0.5 माइनस करना है। हाफ ईयरली के लिए भी सेम, ऊपर 0.5 प्लस करना है, नीचे 0.5 माइनस करना है। और क्वार्टरली के लिए 1.5 प्लस करना है, 1.5 माइनस करना है। ये टेबल तुम लोग याद कर लो। इफ पार्टनर विड्रॉज अनइक्वल अमाउंट एवरी ईयर, अनइक्वल अमाउंट का मतलब होता है कि एक तो अमाउंट फिक्स नहीं है और टाइम ड्यूरेशन भी कोई फिक्स नहीं है, उसको जब पैसे की जरूरत पड़ी उसने क्या किया, अमाउंट विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। तो यहाँ पे हमें दो मेथड फॉलो करने होते हैं, एक तो है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे हमें क्वेश्चन में डेट दी होगी और हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया होगा, इसके बाद तुम्हें पहले नंबर ऑफ मंथ फाइंड करना है और फिर वहां पर तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है ना। नंबर ऑफ मंथ फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये जो डेट दी है 1 मई, यहां से लेके अपना जो ईयर एंड की डेट होगी, नॉर्मली ईयर एंड की डेट क्या होगी, मार्च। तो 1 मई से लेके मार्च तक, 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं वो तुम्हें यहाँ लिखना है। फिर 1 अगस्त से कितने मंथ होते हैं वो तुम्हें लिखना है। 30 सितंबर से कितने होंगे, 31 जैन से कितने होंगे, 31 मार्च से कितने होंगे, वो तुम्हें नंबर ऑफ मंथ यहाँ पर लिखना है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे तुम्हें याद रखना है कि 2000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, मतलब देखो फॉर्मूला तुम्हारा यही रहेगा। टोटल ड्राइंग्स नहीं लेना तुम्हें, यहाँ पे क्या लेना है, ड्राइंग्स का अमाउंट लेना है 2000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। नंबर ऑफ मंथ कहां से आएगा, जो तुमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल मेथड। और अगर प्रोडक्ट मेथड होता है तो यहाँ पे जो तुम हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, ये इंटरेस्ट के बदले यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट आएगा कैसे, ये जो अमाउंट है और ये नंबर ऑफ मंथ है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट आने के बाद तुम्हारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ये देखो, टोटल प्रोडक्ट मतलब इस प्रोडक्ट की टोटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, और ये 100 इनटू 12 ये फिक्स रहता है हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर अब इसमें तुम्हें और क्या चीजें याद रखनी है, तो वो है इफ ड्राइंग इज गिवन फॉर द फुल ईयर, मतलब अगर तुम्हें पूरे साल की ड्राइंग्स दे रखी है, एग्जाम्पल जैसे 30,000 पर एनम पूरे साल का हमें अमाउंट दे रखा है, तो हमेशा याद रखना इंटरेस्ट वहां पे कितने मंथ का कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। फिर इफ हिंट इज नॉट गिवन रिगार्डिंग व्हेन ड्राइंग इज डन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दिया है,
कि हमने बिगनिंग में किया है, मिडिल में किया है, मंथ में किया है, मंथली किया है, क्वार्टरली किया है या फिर हाफ ईयरली किया है, ऐसा कुछ भी हिंट नहीं दिया है। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ का निकालना है, 6 मंथ का हमें निकालना होता है। ठीक है, फिर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, देखो नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया होता है, लेकिन अगर आगे पर एनम का वर्ड नहीं है तो याद रखना इंटरेस्ट में फिर हम वो नंबर ऑफ मंथ नहीं लेते, मतलब 6 मंथ का नहीं लेते, हम लोग डायरेक्टली ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 अपना आंसर आ जाएगा। कब करना है ऐसे, जब तुम्हें परसेंटेज के आगे पर एनम वर्ड अगर नहीं दिया होगा तो तुम्हें ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए थोड़ी सी कंडीशंस हमें याद रखनी होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते किस पे है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है ओपनिंग बैलेंस पे और एडिशनल कैपिटल पे। ठीक है, इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन फॉलोइंग फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड। मतलब अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल अगर मुझे नहीं दिया है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज कर हमें क्या फाइंड करना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है बेसिकली कि क्लोजिंग कैपिटल में हमें ड्राइंग्स को प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है, लॉस होगा तो प्लस करना है। जो आंसर अपने को मिलेगा वो अपना होगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं लिया जाता है। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि हमें सबसे पहले वहां पे क्या डेट चेक करनी है कि जो कैपिटल दिया है उसका डेट क्या है। अगर कैपिटल का डेट दिया है 1 अप्रैल तो ये सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट दी होती है कि कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया है दैट कैपिटल इज माय क्लोजिंग कैपिटल, और मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी चार्ज फॉर द फुल ईयर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओपनिंग कैपिटल पे है तो पूरे साल का चार्ज करना है, और अगर एडिशनल कैपिटल है तो फिर जितने मंथ हम लोग ने बिजनेस में वो कैपिटल को लगाया है उतने मंथ का चार्ज करना है। जैसे मेरा ईयर स्टार्टिंग हो रहा है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को मेरी कैपिटल दी है 10 लाख, तो 10 लाख पे तो पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर मैंने मेरे बिजनेस में अगस्त में और पैसे लगाए 1 अगस्त को, तो अब मुझे इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक मुझे क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है, और वो फिर उसमें ओपनिंग में ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें क्या याद रखनी है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो कि अगर देयर इज नो डीड बिटवीन पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो हमें पता है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते हैं। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, याद रखना लॉस में भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते हैं। इफ प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो अच्छी बात है, प्रॉफिट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक सैंडविच खाना है और सैंडविच की प्राइस है समझो 50 रुपीज, और तुम्हारे जेब में है 60 रुपीज, तो तुम वो सैंडविच को पूरा खरीद सकते हो, करेक्ट है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है और तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम पे करना है तो तुम पूरा पूरा पे कर सकते हो। लेकिन इसका रिवर्स केस के प्रॉफिट तुम्हारे पास कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो अब तुम यहाँ पे क्या पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाओगे, नहीं। तो जितना तुम्हारा प्रॉफिट है, जितने तुम्हारे जेब में पैसे हैं तुम उतना ही खर्च कर पाओगे। तुम्हारे पास जितना प्रॉफिट है तुम उतना ही क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। सिर्फ याद रखना है कि जो अमाउंट आएगा उसे तुम्हें कैपिटल के रेशो में क्या करना है, डिवाइड करना है, दैट्स इट। ठीक है, फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज माना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब मैंने इसको कंपलसरी खर्चा माना है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है प्रॉफिट है या फिर नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें याद रखनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए।
फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी भी क्या होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है ना। कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या याद रखना है, अच्छा सैलरी के लिए भी देख लेते हैं। सैलरी जैसे या तो तुम्हें सैलरी मंथली दी होगी, या फिर क्वार्टरली दी होगी, या फिर हाफ ईयरली दी होगी, या फिर पूरे साल की पर एनम करके लिखा होगा। मंथली लिखा है तो इंटू 12 करना है, क्वार्टरली लिखा है तो इंटू 4 करना है, हाफ ईयरली लिखा है तो इंटू 2 करना है, और डायरेक्ट अगर 10,000 पर एनम दिया है, पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है क्योंकि पूरे साल का तुम्हें दिया हुआ है। कमीशन के लिए आ सकता है, नॉर्मली हम लोग जो पार्टनर्स को कमीशन देते हैं वो कमीशन हम लोग नेट प्रॉफिट का सम परसेंटेज देते हैं। जैसे होता है ना कि तू ये काम कर, मैं तुझे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% कमीशन दूंगा, तो सेम वही कंडीशन होती है यहाँ पर भी कि जितना मेरा नेट प्रॉफिट होगा उतना मैं तुझे क्या दूंगा, एक कमीशन दूंगा, सम परसेंटेज। अब क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना है कि वो जो परसेंटेज है बिफोर चार्जिंग कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। क्वेश्चन में क्लियर 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 लिखा होगा कि वो बिफोर चार्जिंग है या फिर आफ्टर चार्जिंग है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। ये बिफोर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देख लो दोनों फॉर्मूले में सिर्फ एक रेट का डिफरेंस है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। देखो जैसे एक पार्टनर ने फर्म को क्या दिया हुआ है, एक लोन दिया हुआ है। अब अगर डीड नहीं है तो हम कितना परसेंट पे करेंगे, 6% पे करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है, याद रखना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसीलिए हम इसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग नहीं शो करते हैं। तो कहाँ शो करेंगे, सेकंड ये आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, और and therefore it is to be paid whether the firm has earned profit or loss। ये चार्ज है इसीलिए हमें इसका अमाउंट पे करना ही है, भले प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस ये रिवीजन लेक्चर उनके लिए ही हेल्पफुल होगा जिन्होंने पहले अगर ये पढ़ाई करी है, तो उनके लिए एक होगा कि बस ये रिकॉल करने के लिए बहुत इनफ है ये, अगर तुम लोग ये सब वीडियोस अगर अच्छे से देखोगे तो। डिटेल में पढ़ना है तो अभी भी देखो 10 एक दिन है, तो तुम लोग जाके मेरे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी, वो जाके देख सकते हो। ये वीडियो खाली तब हेल्पफुल होगा, अगेन वापस कह रहा हूँ, कि जब तुम्हारा रिवीजन, सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना है और लास्ट मोमेंट पे तुम्हें ये चेक करना है कि हाँ मुझे सब चीज रिवाइज हो रही है कि नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट ये कब करना होता है हमें, टू बी डन इन केस वी हैव नॉट पास्ड एंट्री रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन इन द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर हमने कुछ पिछले साल में अगर एंट्री करना भूल गए हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग इस ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। नाउ स्टेप्स टू डू पास्ट एडजस्टमेंट, क्या स्टेप्स है, हमें क्या करना चाहिए, देखो ड्रॉ एन एनालिटिकल टेबल विथ वन कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, one for each partner separately and one for the firm. The columns for the partners and firm divided into two parts, debit and credit। मतलब हमें पहले तो particulars का कॉलम बनाना है, फिर पार्टनर्स और फिर फर्म। तुम लोग ये फर्म पहले भी कर सकते हो और फिर पार्टनर्स को बाद में लिख सकते हो, सबसे बेस्ट वही होगा, फर्म को पहले लिखना और ये पार्टनर्स को बाद में लिखना ना। अब देखो जैसे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन की एंट्री करना भूल गया तो हम कहाँ लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं फर्म के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर मैं भूल गया तो कहाँ लिखते हैं, फर्म के क्रेडिट में और पार्टनर्स के डेबिट साइड में। नाउ सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना होता है, फर्म का अकाउंट क्लोज करना होता है, और उसका जो बैलेंस आएगा हमें फाइंड करना है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ना कैसे पता चलेगा, अगर फर्म के डेबिट में बैलेंस आ रहा है मतलब वो क्या है, प्रॉफिट, और अगर फर्म के क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, लॉस। फर्म को क्लोज करने के बाद, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें इंडिविजुअल पार्टनर को क्लोज करना है और सबका हमें सेपरेट बैलेंस फाइंड करना है।
और हमेशा याद रखना, अगर इसमें एक पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो दूसरा पार्टनर का हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। तभी हम लोग वो एंट्री पास कर सकते हैं कि एक पार्टनर को डेबिट करेंगे तो दूसरे पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ठीक है। फिर हमें इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। नाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट दो टाइप का हो सकता है, या तो पूरा फर्म गारंटी दे रहा है या फिर कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है। नाउ अगर पूरा फर्म गारंटी देता है तो हमें कैसे अपने क्वेश्चन को करना है वो देखो। फर्स्ट, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटीड पार्टनर इज टू बी गिवन, बैलेंस प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर फर्म गारंटी दे रहा है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से जो नया पार्टनर है उसको उसका अमाउंट दे दो, और फिर जो अमाउंट बच गया वो पार्टनर्स में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देता है तो सबसे पहले प्रॉफिट को क्या करना है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। और फिर जितना भी गारंटी पार्टनर को कम पड़ रहा है, जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उसमें से माइनस करना है और गारंटी वाले पार्टनर में प्लस करना है। तुम इसमें भी वही स्टेप फॉलो कर सकते हो। क्या करना है, जैसे पहले प्रॉफिट्स को तीनों में डिवाइड कर दिया, तीनों में डिवाइड करने के बाद फिर जितना कम पड़ रहा है वो तुम दोनों में से माइनस कर सकते हो। ठीक है। फिर अब तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना, देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है तो फिर क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट लॉस अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जो भी लॉस दिया होगा वो तीनों पार्टनर्स में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर अब मुझे गारंटीड पार्टनर को तो क्या देना था, प्रॉफिट, लेकिन मैंने उसको लॉस दे दिया है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जितना लॉस का अमाउंट दिया वो प्लस जितना तुम्हें प्रॉफिट देना था वो दोनों को तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है। ना इसकी एंट्री क्या पास करनी है, गारंटीड पार्टनर को क्रेडिट और बाकी दोनों पार्टनर को डेबिट। ठीक है। तो देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस, दिस अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द अदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इलस्ट्रेशन तुम्हारे लिए नहीं होगा बिकॉज ये कोई दूसरी बुक पहले बनाई थी तो उसमें होगा, ये तुम लोग मत फॉलो करना। ठीक है। तो ये चैप्टर के लिए बस इतना ही, एक बार तुम लोग पढ़ना, मैं ये तुम्हें नोट्स तुम्हें भी भेज दूंगा ताकि तुम्हें रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं वापस से नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के लिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।